हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बंदे के लाइफ में। वो होता है वेदर टू रेंट अ हाउस और बाय अ हाउस। आज हमारे को हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि हमको खरीद लेना चाहिए या हमें हमेशा रेंट पे चलते रहना चाहिए। आज अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ, क्यों ना मैं EMI पे करके अपना घर खुद खरीद लूँ। मैं क्यों किसी और को पैसे दे के उसके इनकम बढ़ाता रहूँ। क्यों ना मेरे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। अगर मैं घर खरीद लेता हूँ तो आगे जाके मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, मेरे नाम पे एक असेट आ जाएगा। बट अगर मेरे को घर खरीदना है तो मेरे पास इतना सारा डाउन पेमेंट कहाँ से आएगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो डिसाइड कि अगर आपको घर खरीदना चाहिए या फिर आपको किराए पे लेना चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, do press the subscribe button and the bell icon beside it for all the latest notifications। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है, do not forget to press the like button as well। मैं इस टॉपिक को एक लिमिटेड रखूंगा ऑन टू मेजर फैक्टर्स। वन इज योर इमोशनल फैक्टर एंड सेकेंड इज योर फाइनेंशियल फैक्टर। देखो, इमोशनल फैक्टर सबको मालूम है, घर होता है, अगर घर होगा सबको अच्छा लगेगा, खुद का नाम से मकान होता है, अच्छी फीलिंग आती है, सिक्योर्ड फील करते हो, आपको एक फील गुड फैक्टर आता है अगर आपके नाम से घर रहता है और आपको फ्यूचर आपको थोड़ा सा सिक्योर्ड लगता है। हाउएवर अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों खरीदूं घर, मैं रेंट पे रहता हूँ, बेटर है, मैं इतना सारा EMI कहाँ से लाऊंगा, डाउन पेमेंट कहाँ से करूँगा। बट किसी और के पॉकेट में पैसा डालना पड़ता है रेंट पे करके। हाउएवर लेकिन रेंट का बेनिफिट आपको ये है कि आप अपने ऑफिस जहाँ पे होता है उसके पास में जाके आप घर ले सकते हो, वहाँ जाके आप आराम से रह सकते हो। कभी शिफ्ट करना पड़ा किसी जॉब के लिए, सिटी छोड़नी पड़ी तो वहाँ पे भी जा सकते हो आराम से। इट इज़ अ पोर्टेबल ऑप्शन। बट अगर मैं फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा पंगा, क्या मेरे पास डाउन पेमेंट है, क्या मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, क्या मेरे पास फाइनेंशियल सोर्सेज अवेलेबल हैं घर खरीदने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फैक्टर्स को एक रिजॉल्व करने का जो आपको प्रॉब्लम है उसको एक एक्सेल बेस में आपको दिखाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि आपको अगर आप लेते हो घर किराए पे या फिर आप खुद खरीदते हो तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक शीट बना रखी है जिसके अंदर मैंने वेरिएशन डाल रखा है कि अगर आप परचेज करते हैं तो घर आपका क्या कैलकुलेशन रहेगी, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो क्या रहेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं परचेज क्या। अगर मैं एक घर बाय करना चाहता हूँ, एक मैं 2 टायर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइक पुणे और बैंगलोर और मुंबई या फिर कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट या 3 BHK फ्लैट की एक एवरेज कॉस्ट रहेगी 75 लाख रुपीज़। ओके, अभी अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, आई विल डेफिनेटली से गो एंड परचेज दैट हाउस। आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। हाउएवर अगर आप इसको लोन पे लेते हैं, आप इसको फाइनेंस करते हैं फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको अप टू 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस आपको उसका लोन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हाँ, मैं चाहे धीरे धीरे से EMI करके सही मैं इसको पे कर दूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ 75 लाख रुपीज़ का लोन है जिसका मैं 20 ईयर्स तक के लिए लोन लेता हूँ, तो मेरे को 80% ऑफ 75 लाख रुपीज़ यानी कि 65 लाख रुपीज़ तक का मेरे को इसका लोन अमाउंट मिल जाता है। हाउएवर मेरे पास एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए टू मेक द डाउन पेमेंट हेयर। 10 लाख रुपए का आप पेमेंट कीजिए और 65 लाख रुपये लोन लीजिए, यू कैन गो हेड विद द ओनरशिप ऑफ द हाउस। नाउ आप अगर 65 लाख रुपीज़ का लोन लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स on an average interest rate of 7% from any bank, तो आपका अप्रॉक्सीमेट EMI जो निकल के आएगा वो आएगा 58,417 रुपीज़ पर मंथ। अगर मैं देखूँ ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स विच इज़ एन एवरेज पीरियड जो हर जना लेता है लोग, 20 ईयर्स में 58,000 के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 1,39,55,000 रुपीज़ पे कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ EMIs। यानी कि आप उसमें इंटरेस्ट पोर्शन अराउंड 74,55,000 रुपीज़ का पे करेंगे ओवर एंड अबव योर बेसिक कॉस्ट ऑफ 75 लाख रुपीज़। अभी घर खरीदने में सिर्फ घर का कॉस्ट नहीं होता, घर की कॉस्ट के साथ साथ आपके आती है मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेल।
अगर मैं वही टायर 2 सिटीज़ की बात करूँ, वहाँ पे नॉर्मल मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम जाता है अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़ अ मंथ। तो अगर मैं प्रिज्यूम करूँ 3,000 रुपीज़ भी एटलीस्ट, वही 36,000 रुपीज़ अ ईयर। एंड जैसे कि सर हर साल कुछ ना कुछ एस्केलेशन होते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, 5% एस्केलेशन प्राइस रहेगी मेरे मेंटेनेंस कॉस्ट में भी हर साल। तो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मैं अप्रॉक्सीमेटली 11,90,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो यहाँ पे आपकी दो तरीके की कॉस्ट लग गई एडिशनल, अदर देन द प्रिंसिपल कॉस्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। सो आपका टोटल आउटफ्लो वाइल बाइंग योर हाउस इज 1,61,45,000 रुपीज। ओके, नाउ अब इसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट भी होता है। वो बेनिफिट क्या होता है, आपने जो घर खरीदा उसका आपको एप्रिसिएशन वैल्यू मिलता है। अगर आपने 75 लाख रुपये का घर खरीदा है, 20 ईयर्स में उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, रियल एस्टेट की वैल्यूज बढ़ती ही हैं जनरली हमेशा। सो अगर मैं एक नॉर्मल, जैसे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 5% बढ़ रहा है, वैसे अगर मैं एप्रिसिएशन लेवल भी 5% पर एनम का मान के चलूँ, तो आपकी घर की कॉस्ट जो 75 लाख रुपीज़ है, उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स वुड बी अराउंड 1,32,66,000 रुपीज़। Other than that, you will get one more benefit, that is in the name of tax benefits. जो आप EMIs पे करेंगे, that contains principal and an interest portion. Okay, so principal portion is exempt under income tax laws up to 1,50,000 rupees per annum, and the interest portion is exempt up to ₹2 lakh per annum. So approximately 3.5 lakh rupees का आपको tax exemptions and deductions मिलते हैं, जो over the period of 20 ईयर्स में देखूँ और प्रिज्यूम करूँ आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर अगर फॉल कर रहे हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,05,000 रुपीज़ पर ईयर की टैक्स सेविंग्स होगी। दैट सम्स अप टू 21 लाख रुपीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो आपने 21 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स की सेविंग्स भी कर लेंगे वाइल पेइंग योर EMIs। सो अगर मैं यहाँ टोटल सेविंग्स देखूँ तो 1,32 लाख की एप्रिशिएटेड वैल्यू एंड 21 लाख रुपीज़ टुवर्ड्स योर इनकम टैक्स सेविंग, आपके टोटल सेविंग अप्रॉक्सीमेटली होती है 1,54 लाख के आसपास। कॉस्ट थी मेरी 1,62 लाख की, सेविंग्स हुई मेरी 1,54 लाख की। अप्रॉक्सीमेटली मैं लॉस में हूँ अराउंड 8 लाख रुपीज़ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। वो दैट्स ह्यूज अमाउंट। आफ्टर 20 ईयर्स भी आपको कोई प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ रेंट की। अगर मैं सेम घर अगर मैं रेंट पे लेता हूँ, तो मेरे को उसका उसी टायर 2 सिटीज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेट रेंट आएगा 25,000 रुपीज़ अ मंथ। दैट इंक्लूड्स और मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेल। ओके, सो 25,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं पे करता हूँ, तो 3 लाख रुपीज़ अ ईयर मैं पे करूँगा, प्रिज्यूमिंग आपका जो लैंडलॉर्ड है वो भी हर साल अराउंड 8 to 10% का इंक्रीमेंट करेगा रेंट के अंदर, क्योंकि उसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर मैं 8% एवरेज मान के चलूँ आपकी इंक्रीमेंट की, तो आपका ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आप 1,37 लाख रुपीज़ के आसपास आप रेंट में पे कर देंगे। दैट अगेन इज अ वेरी ह्यूज नंबर, 1,37 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंट टू अ थर्ड पार्टी, जिससे शायद से आपके पता नहीं रिलेशन भी है या नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू द बेनिफिट पार्ट। अगर आप रेंट पे लेते हैं, तो आपने 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट हाउस, यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन सम अदर इक्विटीज और फंड्स, और जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल सकें। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ओके, ऑल्सो आपने जो इंक्रीमेंटल EMI पे करी, यानी कि 58,000 की आप EMI पे कर रहे हैं, जिसमें आपका 25,000 रुपीज़ का रेंट से काम चल सकता था, तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 33,000 रुपीज़ पर मंथ का आप एडिशनल पे कर रहे हैं। इसको भी ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते, तो वो 10 लाख रुपीज़ कन्वर्ट हो जाता 41 लाख रुपीज़ में आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। एंड द इंक्रीमेंटल EMI पार्ट, दैट इज 3,000 रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट करते अगर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो आपको उसमें रिटर्न आ जाता 1,72,67,000 रुपीज़। ओके, दैट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो आपका ये जो टोटल सेविंग्स हो गई ऑन दी इन्वेस्टमेंट पार्ट एंड द एडिशनल इंक्रीमेंटल EMI पार्ट, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2,13,06,000 रुपीज़। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आपको टैक्स सेविंग्स भी होंगी। टैक्स सेविंग्स कैसे होंगी? HRA एग्जेम्पशन के नाम पे।
अब मैं ये एक और चीज़ मान के चलता हूँ कि आपको जो 3 लाख रुपीज़ का आप रेंट पे कर रहे हैं उतने का पूरा आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। HRA कैलकुलेट करने का एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट उसका प्रिजम्पशन मान के चलता 3 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से अगर आपका HRA का बेनिफिट मिलता है, अगेन प्रिज्यूमिंग आप 30% ब्रैकेट में आते हो, तो आपको 90,000 रुपीज़ पर एनम का आपको टैक्स बेनिफिट होगा। अगेन फॉर द पीरियड ऑफ 20 years it would be approximately 18 lakh rupees. So total savings that you have right now is 2 crore 13 lakhs on the investment part and 18 lakhs on the income tax part. आपने टोटल सेविंग्स कितनी कर ली? 2 crore 31 लाख रुपीस की सेविंग्स हो जाती है। सो नेट अगर मैं देखूं, रेंटल पेमेंट किया मैंने 1 crore 37 lakhs का, सेविंग्स कितने की करी? 2 crore 31 लाख रुपीस की। मैंने रेंट पे करके कितना पैसा बचा लिया? 94 लाख रुपीस। बॉस, कौन बनेगा करोड़पति भी जब आप खेलते हो? 1 करोड़ भी जीतोगे तो उसमें 30% टैक्स कट के 70 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पे आपने रेंट के ऊपर 94 लाख रुपीस कमा लिए। सो आई डू नॉट हैव टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि आपको रेंट पे रहना चाहिए या फिर खरीदनी चाहिए प्रॉपर्टी, बट माई पर्सनल ओपिनियन इफ आई से, अगर मेरे पेरेंट्स के पास या फिर मेरे पुश्तैनी घर मेरे पास ऑलरेडी है, आई वुड एडवाइज डू नॉट इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी rather than pay on rent and invest this amount in something else जिससे आपका बाकी का फ्यूचर अच्छा बन सके। बट अगर आपके पास घर नहीं है, इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हैव अ प्रॉपर्टी, जिससे एटलीस्ट आपके आने वाली जनरेशन को ये चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे रेंट पे रहना चाहिए या खरीदना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे और रेंट बढ़ेगा, EMI बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर एक बार घर आ गया फिर आपको रेंट पे ही रहना चाहिए। ओके, सो गाइस, दिस वॉज आई होप अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आया होगा कि आपको रेंट पे रहना चाहिए घर या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेट मी नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो शेयर विद मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। एंड अगेन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for all the latest notifications. That's all from my end. Bye bye. See you soon.